कहानी की शुरुआत होती है फ्यूचर से, जहां अमेरिकी सरकार ने आबादी पर कड़ा कंट्रोल लगाने के लिए एक खौफनाक कानून लागू कर दिया था। एक परिवार, एक बच्चा, अगर कोई इस नियम को तोड़ता तो उसे मिलती दुनिया की सबसे खतरनाक और दर्दनाक सजा। अब हम एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर जोन ब्रेनिक को देखते हैं, जो अपनी वाइफ कैरन को लेकर कनाडा भागने की कोशिश कर रहा है। कैरन प्रेग्नेंट थी और उनका पहला बच्चा मर चुका था। प्रेगनेंसी छिपाने के लिए कैरन ने एक मैग्नेटिक वेस्ट पहन रखा था, ताकि बॉर्डर के बायो स्कैनर उसकी हालत को डिटेक्ट ना कर सके। स्कैनर उसे पकड़ नहीं पाते, लेकिन एक गार्ड को उसके कपड़ों के अंदर छिपा मैग्नेटिक आर्मर नजर आ जाता है और उसी पल अलार्म बज जाता है। अफरातफरी में जोन कैरन को वहां से भगाने की कोशिश करता है और खुद मिलिट्री को रोकने लगता है, ताकि उसकी वाइफ और अजन्मा बच्चा बच सके। लेकिन कानून तोड़ने की सजा तय थी और उसे भेजा जाता है दुनिया की सबसे खतरनाक मैक्सिमम सिक्योरिटी अंडरग्राउंड प्रिजन फोर्ट्रेस में, जिसे मेन टेल कॉर्पोरेशन चलाती है। पृथ्वी के बीचों बीच रेत के नीचे दबी ये जेल ऐसी थी जहां से आज तक कोई कैदी जिंदा नहीं निकल पाया। फोर्ट्रेस का डरावना सिस्टम और इस जेल का इंचार्ज था डायरेक्टर पो, जो कैदियों से दिन रात मजदूरी करवाता ताकि फोर्ट्रेस और गहरी और बड़ी बन सके। यहाँ हर कैदी के पेट में एक खतरनाक डिवाइस डाला जाता था, जिसे इंटेस्टिनेटर कहा जाता है, जो कैदी की हर हरकत और हर सांस मॉनिटर करता था। अगर किसी ने नियम तोड़ा, ऑर्डर नहीं माने या भागने की कोशिश की, तो उसी पल इंटेस्टिनेटर उनके पेट में भयानक दर्द पैदा कर देता और जरूरत पड़ने पर कैदी का शरीर अंदर से फाड़कर उड़ा देता। जोन और बाकी नए कैदियों के पेट में भी यही इंटेस्टिनेटर फिट कर दिए जाते हैं। वो सभी कैदियों को चेतावनी देता है कि अगर किसी ने येलो लाइन पार की तो उसे दर्द दिया जाएगा और रेड लाइन पार की तो वहीं उसकी मौत हो जाएगी। जोन और बाकी कैदी ये खौफनाक नजारा देखकर कांप उठते हैं। अब उन्हें समझ आया कि ये जेल कोई प्रिजन नहीं, एक नरक है। कैदियों को 30 मंजिल नीचे ले जाया जाता है, जहां जोन को नीनो के साथ एक सेल में बंद किया जाता है। यहाँ पहले से मौजूद थे अब्राहम, डीडे और स्टिक्स। नीनो स्टिक्स की बातों में आकर सेल से बाहर निकलने लगता है, लेकिन जोन उसे रोक लेता है। वो बताता है कि गेट पर इनविजिबल लेजर लगे हैं, एक कदम भी आगे बढ़े तो तुम राख बन जाओगे। अब्राहम, जो डायरेक्टर पो का खास आदमी था, जोन को घूर कर कहता है कि यहाँ सपने मत देखना। जोन उसकी बात नहीं समझता और सो जाता है। आधी रात को J10 फोर्ट्रेस का सुपर एडवांस सर्विलेंस सिस्टम जोन का दिमाग स्कैन कर लेता है। उसके सपने, उसकी यादें सब स्क्रीन पर चलने लगते हैं। डायरेक्टर पो स्क्रीन पर कैरन को देखता है और उसकी खूबसूरती देखकर उसका दिमाग पिघलने लगता है। J10 फौरन जोन के इंटेस्टिनेटर को एक्टिवेट कर देता है। भयानक दर्द से जोन की नींद खुल जाती है। अब उसे समझ आता है कि अब्राहम ने सपने देखने से क्यों मना किया था। अगली सुबह मेड मैक्स नाम का कैदी नीनो को परेशान करता है। जोन उसे रोकता है और इसी चक्कर में लड़ाई शुरू हो जाती है। J10 तीनों को लेजर सेल में बंद कर देता है। ये सेल एक टॉर्चर चेंबर था, जहां खड़े रहकर इंसान की रूह तक जल जाती थी। J10 नीनो से पूछता है कि झगड़ा किसने शुरू किया। अगर वो सच बताता तो मेड मैक्स उसे जान से मार देता और जोन को फंसाना भी सही नहीं था, इसलिए नीनो चुप रहता है। घंटों खड़े रहने से वो दर्द से रोने लगता है। जोन उसकी हालत नहीं देख पाता और वो जिम्मेदारी अपने सिर ले लेता है। J10 सिस्टम जोन को सीधे डायरेक्टर पो के ऑफिस भेज देता है, जबकि नीनो और मेड मैक्स को लेजर सेल से रिहा कर दिया जाता है। ऑफिस में पहुंचकर जोन हैरान रह जाता है। वो स्क्रीन पर लाइव CCTV फुटेज में कैरन और बाकी महिलाओं को नहाते हुए देख रहा था। कैरन को देखकर जोन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो ठंडी सांस लेकर कहता है कि हमने कैरन को बॉर्डर पार ही नहीं करने दिया। वो प्रेग्नेंट थी और ऐसे केस सीधे फोर्ट्रेस भेजे जाते हैं, क्योंकि इस वक्त हमारा प्लैनेट ओवर पॉपुलेशन के बोझ तले टूट रहा है। अगर तुमने दोबारा कोई चालाकी की तो समझ लो तुम्हारी खूबसूरत बीवी जिंदा नहीं बचेगी। भले ही अब किसी का एक बच्चा मर ही क्यों न गया हो, पर उसे दूसरा बच्चा पैदा करने की इजाजत नहीं थी। जोन गुस्से से पो को गाली देने लगता है। पो भड़क उठता है और जोन कैरन दोनों का इंटेस्टिनेटर एक साथ एक्टिवेट कर देता है। दोनों दर्द से तड़प उठते हैं। कुछ पल बाद वो अपना हाथ रोक लेता है और जोन को बाहर फेंकवा देता है। बाहर निकलते ही मेड मैक्स जोन पर टूट पड़ता है। वो जोन को बेरहमी से पीटता है, पर जोन हार नहीं मानता। ताकत जुटाकर वो मेड मैक्स को पलटकर मारता है और उसे ब्रिज के किनारे से नीचे लटका देता है। नीचे इतनी गहराई थी कि गिरते ही इंसान का नामो निशान मिट जाए। उसी वक्त पो रेडियो पर बोलता है कि मेड मैक्स अब हमारे किसी काम का नहीं, जोन उसे नीचे धक्का दे दो। लेकिन जोन ऐसा नहीं करता। वो अच्छा इंसान था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेता है। पो को ये इंसानियत अच्छी नहीं लगती। गुस्से में वो सिक्योरिटी रोबोट्स भेज देता है। रोबोट आते ही मेड मैक्स के इंटेस्टिनेटर को ब्लास्ट कर देता है और वो वहीं मारा जाता है। अब रोबोट जोन को भी मारने वाला होता है कि तभी कैरन दूर से जोन का नाम चिल्लाती है। पो रुक जाता है। वो जोन को मार नहीं सकता, क्योंकि उसके मन में एक खतरनाक प्लान था। वो जोन की मौजूदगी में कैरन को अपनी बनाना चाहता था। जोन मौका देखकर मेड मैक्स का इंटेस्टिनेटर उठा लेता है और गार्ड्स के पकड़ने से पहले नीनो के हाथ में चुपके से थमा देता है।
जोन को माइंड वाइप मशीन में बांधकर टॉर्चर किया जाता है। शुरुआत में मशीन उसे कैरन के साथ गुजरे खूबसूरत पल दिखाती है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ दर्द और आतंक में बदल जाता है। 3 दिन तक लगातार ब्रेन वॉश होने के बाद जोन का दिमाग एकदम खाली हो जाता है। अब वो इंसान नहीं, एक चलती फिरती लाश था। भावनाएं, यादें, गुस्सा सब जैसे दफन हो चुके थे। वो कैरन से कहता है कि अगर जोन ऐसे ही माइंड वाइप पर घूमता रहा तो वो पागल हो जाएगा या मर जाएगा। तुम उसे बचा सकती हो, बस तुम्हें मेरे ऑफिस में मेरे साथ रहना होगा। कैरन पहले तो मना करती है, लेकिन जोन की हालत देखकर वो मजबूरी में पो के साथ रहने को राजी हो जाती है। जोन को वापस सेल में भेज दिया जाता है, लेकिन अब वो किसी की बातों का जवाब तक नहीं देता। डीडे उसके हाथ जलाकर चेक करता है, पर जोन को जरा भी दर्द महसूस नहीं होता। एक रात कैरन को अजीब सी आवाज आती है। वो उठकर देखती है कि पो खुद को तारों से जोड़कर अमीनो एसिड अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहा है। कैरन दहल जाती है। पो मुस्कुराता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक सच बताऊं, मैं पूरी तरह इंसान नहीं हूं। मेंटल कॉर्पोरेशन ने मुझे साइबोर्ग बनाया है। हमारी तरह और भी साइबोर्ग इस दुनिया में मौजूद हैं। हम महीने में एक बार इस अमीनो एसिड से अपनी बॉडी रिन्यू करते हैं। हमें खाने पीने की भी जरूरत नहीं रहती। अगर पूरी दुनिया को साइबोर्ग बना दिया जाए तो ओवर पॉपुलेशन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कैरन कहती है कि इसलिए तुम उन औरतों को पकड़ते हो जो दूसरी बार प्रेग्नेंट होती हैं, ताकि उनके बच्चों को पैदा होते ही साइबोर्ग में बदल सको। कैरन मन ही मन समझ जाती है कि अगर उसे जोन को बचाना है तो उसे पो के साथ खेल खेलना होगा। 4 महीनों तक कैरन पो से प्यार करने का नाटक करती रही। पो को उस पर पूरा भरोसा हो गया और एक दिन कैरन उसे शैंपेन में हल्का सा ड्रग मिलाकर पिला देती है। कुछ ही मिनटों में पो का सिस्टम ग्लिच होने लगता है और वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। मौका देखते ही कैरन चुपके से कंट्रोल रूम में चली जाती है और J10 सिक्योरिटी सिस्टम के जरिए जोन के दिमाग में प्रवेश कर जाती है। जोन इस वक्त एक भयानक सपना देख रहा था। वो एक गहरे गड्ढे में कैद होता है। कैरन तुरंत समझ जाती है कि अगर वो जोन को इस गड्ढे से बाहर निकाल दे तो उसकी दबी हुई यादें वापस आ सकती हैं। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, जोन का हाथ हल्के से खींचती है और अगले ही पल जोन उस अंधकार से बाहर आ जाता है। उसकी आंखें खुलती हैं और एक झटके में जोन की पूरी याददाश्त वापस लौट आती है। नीनो और अब्राहम ये देखकर खुश हो जाते हैं। अब्राहम बताता है कि कैरन डायरेक्टर पो से प्यार करने का नाटक कर रही थी और उसी की वजह से तुम्हारी जान बची है। जोन गहरी सांस लेकर कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो, हमें यहाँ से निकलना ही होगा और अब्राहम मेरी बात कैरन तक पहुँचा देना। अब्राहम कैरन के पास जाता है और बताता है कि जोन पूरी तरह ठीक हो चुका है। कैरन की आंखें चमक उठती हैं। अब वो भी फोर्ट्रेस से निकलने का पूरा प्लान बनाने लगती है। डायरेक्टर पो की नजरों से बचते हुए वो होलोग्राफिक मैप का लेंस अब्राहम को पकड़ा देती है। जोन का साथी डीडे, जो मशीनों और टेक्नोलॉजी का एक्सपर्ट था, अब आगे की योजना पर काम शुरू कर देता है। डीडे होलोग्राफिक लेंस को अपने चश्मे पर लगाता है और फोर्ट्रेस के एंट्रेंस पर लगी लेजर लाइंस की मदद से जेल का पूरा डिजिटल मैप पढ़ने लगता है। यही मैप उनके भागने का रास्ता तय करेगा। जोन फैसला करता है कि वे हीट पाइप्स के रास्ते से फोर्ट्रेस से बाहर निकलेंगे। अब्राहम चुपके से होलोग्राफिक लेंस वापस डायरेक्टर पो की डेस्क पर रखाता है, लेकिन लेंस थोड़ा सा हिल गया था और इस वजह से होलोग्राफिक मैप गड़बड़ाने लगता है। डायरेक्टर पो को कैरन पर शक होने लगता है। अब्राहम तुरंत झूठ बोल देता है, मैं बस लेंस साफ कर रहा था, गलती से हिल गया। डायरेक्टर पो अब्राहम को बुरा भला कहता है और उसे नीचा दिखाता है। ये सब अब्राहम के दिल पर लग जाता है। पहले वो जेल से भागना नहीं चाहता था, लेकिन अब और ज्यादा अपमान झेलने से अच्छा उसे मौत भी कबूल थी। इसलिए वो भी जोन के साथ भागने के लिए तैयार हो जाता है। जोन डीडे को मेड मैक्स का इंटेस्टिनेटर दे देता है। डीडे उसकी पूरी मशीनरी खोलकर समझता है कि ये कैसे काम करता है और उसके पुर्जों को जोड़कर एक मैग्नेटिक एक्सट्रैक्शन डिवाइस बना देता है, जिससे इंसान के पेट के अंदर से इंटेस्टिनेटर निकाला जा सके। लेकिन खतरा बहुत बड़ा था। अगर जरा सा भी दबाव गलत पड़ गया तो इंटेस्टिनेटर वहीं फट सकता था। सब डरते हैं, पर स्टिक्स आगे बढ़ जाता है और कहता है, मुझे बाहर निकलना ही है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। डीडे डिवाइस पेट के पास लगाता है। इंटेस्टिनेटर उस पर चिपक जाता है और डीडे अपने मुंह से उसे बाहर खींच लेता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। अब्राहम भी इंटेस्टिनेटर निकलवाना चाहता था। जोन उसे रोकता है। अगर डायरेक्टर पो को पता चला कि तुम हमारी मदद कर रहे हो तो वो तुम्हें मार डालेगा। अब्राहम की आंखें भर आती हैं और वो कहता है, मैं 40 साल से यहाँ कैद हूँ। इस दौरान कभी सपने देखने की भी इजाजत नहीं मिली। अगर मरना है तो आजादी के लिए मरूंगा। अब सभी अपने इंटेस्टिनेटर निकलवा लेते हैं। उधर डायरेक्टर पो कैरन से कहता है, अगर तुम जोन को तलाक देकर मुझसे शादी कर लो तो तुम्हारे बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, हम उन्हें साथ पाल लेंगे। कैरन पूछती है, और जोन का क्या होगा? डायरेक्टर पो मुस्कुराकर कहता है, उसे आजादी दे दूंगा, वो अपनी जिंदगी चैन से गुजार सकता है। कैरन अंदर से टूट चुकी थी।
पर जोन की जिंदगी बचाने के लिए वो झूठी शादी के लिए मान जाती है। डायरेक्टर पो J10 सिस्टम से कहता है कि जोन के सारे गुनाह माफ कर दो और उसे कैद से बाहर निकाल दो, लेकिन J10 इस बार उसकी बात मानने से साफ इनकार कर देता है और पो को कंट्रोल रूम में बुलाकर वो सारी सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें कैरन चोरी छिपे होलोग्राफिक मैप का लेंस उठा रही थी और अब्राहम उसे वापस उसकी जगह पर रख रहा था। ये देखकर पो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कैरन ने उसे कैसे धोखा दे दिया। J10 सिस्टम ऐलान करता है, मैंने मेंटल बोर्ड के डायरेक्टर्स को इसकी सूचना दे दी है। उनके आदेश के मुताबिक तुम अब फोर्ट्रेस के डायरेक्टर नहीं रहे। 24 घंटे के अंदर तुम्हें ये जगह छोड़नी होगी। वो हिल जाता है, मैंने अपनी जिंदगी में इस ऑफिस के बाहर कदम नहीं रखा। मैं फोर्ट्रेस छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? यह प्रजन मेरा है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। J10 कहता है, तुमने गलती की है और उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इधर जोन और उसके साथी अपने इंटेस्टिनेटर को हीट पाइप पर चिपकाकर जबरदस्ती लड़ाई का नाटक करने लगते हैं। जैसे ही J10 को पता चलता है वो उनके इंटेस्टिनेटर को ब्लास्ट कर देती है। इसका नतीजा ये निकलता है कि हीट पाइप में एक विशाल छेद बन जाता है। जोन एक सेकंड भी नहीं गंवाता और अपने साथियों को लेकर सीधे हीट पाइप के अंदर घुस जाता है। पो अब पागल हो चुका था। वो J10 को ओवरराइड करके पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। सबसे पहले वो हीट पाइप में बहुत तेज उबलती हुई भाप छोड़ना शुरू कर देता है ताकि कोई भी कैदी जिंदा ना बच सके। इसके बाद वो अपने साइबोर्ग गार्ड्स को हमला करने का आदेश देता है। स्टिक्स डरकर सरेंडर करने के लिए पाइप से बाहर निकलने लगता है, मगर साइबोर्ग उसे सीधे मशीन गन से उड़ा देते हैं। एक साइबोर्ग फ्लेम थ्रोअर लेकर पाइप के अंदर घुसता है, लेकिन जोन उसे पकड़कर मार डालता है और उसकी मशीन गन लेकर बाकी गार्ड्स को भी खत्म करने लगता है। डीडे का चश्मा टूट जाता है और बिना चश्मे के उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह घबराकर जोन को आवाजें देता है। एक साइबोर्ग उसे मारने ही वाला होता है, पर जोन आखिरी पल में आकर डीडे को बचा लेता है। धीरे धीरे जोन, डीडे और नीनो आगे बढ़ते हैं और बाकी कैदी दीवारों से झांककर उनके लिए चीयर करने लगते हैं। फोर्ट्रेस के अंदर उम्मीद की पहली चीख सुनाई देती है। दूसरी तरफ अब्राहम कैरन को पो के ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश कर रहा होता है, पर डायरेक्टर पो रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है। वो अब्राहम के इंटेस्टिनेटर को एक्टिवेट करना चाहता है, पर अब्राहम चालाकी से अपना इंटेस्टिनेटर हाथ में पकड़े खड़ा था। वो पो का मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगता है। पो गुस्से से लाल हो जाता है और पूरी साइबोर्ग ताकत से अब्राहम की गर्दन पकड़ लेता है। अब्राहम मजबूत था, लेकिन एक साइबोर्ग मशीन के सामने इंसान क्या ही कर सकता है। दबाव बढ़ता है। कैरन चिल्लाती है। वो टूटे हुए शीशे से डायरेक्टर पो पर हमला करती है। उसके वार से पो के शरीर से अमीनो फ्लूइड बहने लगता है, पर पो अब्राहम का गला नहीं छोड़ता और आखिरकार अब्राहम अपनी जान दे देता है। जोन जैसे ही पहुंचता है, पो डॉक्टरों को आदेश देता है, कैरन का तुरंत सी सेक्शन करो, बच्चे को बाहर निकालो। जोन ये सुनकर तड़प उठता है और हथियार तानकर पो को रोक देता है। पो मजबूरी में J10 को आदेश देता है, कैरन को आजाद कर दो, लेकिन अब हालात बदल चुके थे क्योंकि जोन ने पो को बंधक बनाया हुआ था, इसलिए J10 आदेश मानने से इनकार कर देता है। जोन जैसे ही डायरेक्टर पो को लेकर भागने लगता है, J10 सिस्टम हमला कर देता है और डायरेक्टर पो के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं। डॉक्टर कैरन का पेट काटने ही वाले थे कि तभी डीडे अपनी जान की परवाह किए बिना J10 के मेन सिस्टम में वायरस अपलोड कर देता है। फोर्ट्रेस की पूरी लाइट बार बार ब्लिंक करने लगती है। सिक्योरिटी सिस्टम एक एक करके बंद होने लगते हैं। J10 आखिरकार शटडाउन हो जाता है, लेकिन उसी वक्त एक साइबोर्ग पीछे से आता है और डीडे को गोलियों से भून देता है। डीडे की आखिरी सांस चल रही थी, लेकिन उसका वायरस फोर्ट्रेस को बर्बाद करने के लिए काफी था। फोर्ट्रेस के सारे गेट्स खुलने लगते हैं। कैदी आजाद होकर भागने लगते हैं। जोन कैरन को उठाकर दौड़ पड़ता है और दोनों को एक ट्रक में बैठाकर फोर्ट्रेस का मेन गेट बंद होने से कुछ सेकंड पहले बाहर कूद जाता है। रेत का तूफान पीछे उठ रहा था, फोर्ट्रेस ढहता हुआ दिखाई दे रहा था और ट्रक दूर निकलता जा रहा था। कुछ समय बाद कैरन के पेट में तेज दर्द शुरू हो जाता है। जोन तुरंत ट्रक रोककर उसे एक पुराने सुनसान वेयरहाउस के अंदर ले जाता है। नीनो ट्रक में जाकर कंबल लेने जाता है ताकि कैरन को ठंड से बचाया जा सके, लेकिन तभी J10 सिक्योरिटी सिस्टम ट्रक में एक्टिवेट हो जाता है। J10 ने नीनो को देखते ही हमला कर दिया और ट्रक उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। नीनो की मौके पर ही मौत हो जाती है। अब ट्रक सीधे जोन और कैरन की तरफ दौड़ने लगता है। खुशकिस्मती से जोन कैरन को उठाकर किनारे कूद जाता है, वरना दोनों उसी पल खत्म हो जाते। जोन मशीन गन उठाकर ट्रक पर फायर करता है, लेकिन किस्मत फिर धोखा देती है। गन जाम हो चुकी थी। अब एक ही हथियार बचा था, फ्लेम थ्रोअर। जोन पूरी ताकत से ट्रक पर आग बरसाता है। J10 सिस्टम बचने के चक्कर में पूरा ट्रक वेयरहाउस की दीवार फाड़कर भीतर घुसा देता है और फिर एक भयानक धमाका होता है। पूरा वेयरहाउस आग के गोले में बदल जाता है। जोन पागलों की तरह कैरन को ढूंढने लगता है। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे लगा कैरन अब जिंदा नहीं, पर मलबे में कैरन की बॉडी नहीं थी। तभी एक हल्की सी बच्चे के रोने की आवाज गूंजती है।
कैरन पूरी तरह सही सलामत अपने नवजात बच्चे को सीने से लगाए बैठी हुई थी। जोन, कैरन और उनका बच्चा आखिरकार आजाद थे।